नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बिल्कुल भले चंगे होंगे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देख के अपना टाइम पास कर रहे होंगे। तो उसमें से मेरा भी एक चैनल है, मोटिवेशनल किस्से कहानियाँ विद सुनीता अग्रवाल। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़े से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ सुनिएगा। तो आज मैं अपनी सुना रही हूँ पिछली बार जो मैंने वादा किया था अपनी किताब से दूसरी कहानी चौकीदार। चौकीदार सुनते ही हमें अपने गली मोहल्ले के उस चौकीदार की याद आ जाती है जो हमारे गली मोहल्ले में घूमता रहता था और अलर्ट करता रहता था, जागते रहो कहकर। तो ये कहानी उस चौकीदार पर नहीं है, और वैसे तो आज भी वो चौकीदार है पर हम उसे आजकल गार्ड कहते हैं। पर जो चौकीदार से जो अपनापन लगता है वो शायद गार्ड शब्द से बड़ा प्रोफेशनल सा एक रिलेशन हो जाता है। पर चौकीदार से एक पारिवारिक संबंध हुआ करता था। एनीवेज, पर ये चौकीदार कहानी उस चौकीदार पर नहीं है। ये चौकीदार कहानी है उन पेरेंट्स पर जो कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म कर देते हैं और बड़ी प्राउड से कहते हैं हमारे बच्चे यूके में हैं, यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और यही उनके जीवन का लक्ष्य भी होता है। पर जैसे जैसे ज़िंदगी बूढ़ी हो रही होती है तब क्या, तब आशाएं कुछ और कहने लग जाती हैं, उम्मीदें कुछ और चाहने लग जाती हैं। तो उसमें शिकायतें आ जाती हैं। पर ऐसे वक्त पर कुछ अच्छे डिसीज़न ले लिए जाएं तो ज़िंदगी से शिकायत कम हो जाती है। तो यही कहानी है आज की चौकीदार। पूरा सस्पेंस नहीं खोल रही हूँ मैं, सुनिएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। वैसे आप बता सकते हैं कि इस विषय पर मैंने जस्टिस किया या नहीं। तो शुरू करते हैं। चौकीदार। 65 साल की शैलजा अपने दोस्तों और कुछ गिने चुने रिश्तेदारों के बीच बैठी ऐसी लग रही थी जैसे 16 साल की बच्ची से ऐसी गलती हो गई है कि पूरा कुनबा अपने सारे ज़रूरी काम छोड़ के उसे समझाने आ गया है, और हर कोई यही माने बैठा है कि वही सबसे ज़्यादा समझदार है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शैलजा? कर सकती हो पूछ रहे हो? ये कर चुकी है। शायद इसे ही सठियाना कहते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। 1000 गज का फ्लैट बेच कैसे दिया तुमने? अरे यार, अपने पति की निशानी समझकर ही अपने पास रख लेती। पता है तुम्हें, लोग तरसते हैं आज के ज़माने में। लोग तरसते हैं आज के ज़माने में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए, और तुम हो कि आसानी से बेच आए। अरे बेचना ही था तो एक बार किसी से पूछ ही लेती। आज तक पूछा है इसने जो अब किसी से पूछती? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि 1000 गज का फ्लैट छोड़कर ये 2 कमरों की बरसाती में रहेगी कैसे। अरे 2 दिन में वहाँ से भागे नहीं तो नाम बदल देना। देखा है मैंने उस चूहेदानी को, जितना अभी खुश हो रही है ना, बाद में उतना ही रोएगी। कहाँ की कहाँ आके फंस गई। शैलजा सिर झुकाए बैठी थी, उसे सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर किसने क्या कहा ये नहीं। शैलजा अपने पति के रहते सारी दुनिया की सुनती भी थी और कहती भी थी, पर जब से उसके पति ने उसकी सहेली से शादी करके अलग गृहस्थी बसा ली, तभी से उसने सभी से कुछ भी कहना छोड़ दिया। वो सिर्फ सुनती थी क्योंकि वो जानती थी कि रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, और अकेली औरत को समझाना, उसका हितैषी बनना अपना परम कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों का मानना होता है कि अकेली औरत तो अपने फैसले लेने लायक ही नहीं होती। बेशक कि देश की प्रधानमंत्री एक महिला रही हो, बेशक कि स्पेस पर जाने वाली महिला हो, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला हो, बॉक्सिंग में वर्ल्ड में नाम कमाने वाली महिला रही हो, पर उसे अपने फैसले लेने का हक नहीं है। वो उसके माता पिता के बाद पति और पति के बाद बेटा, और वो ना हो तो ये जिम्मेदारी एहसान के साथ रिश्तेदार निभाने आ ही जाते हैं। हितेश ने जब दूसरी शादी का फैसला लिया था तब हितेश को किसी ने नहीं समझाया था, सब उसे ही समझाने आए थे,
और तब भी शैलजा यूं ही चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही थी। तू क्यों नहीं हितेश को समझाती? कुछ तो ऐसा किया होगा तूने कि उसे दूसरी दूसरी शादी करनी पड़ रही है। ये वो चाची बोल रही थी जिन्होंने खुद अपनी सहेली के पति से शादी की थी। कहा था मैंने, मत घुसा अपने घर में अपनी सहेली को। देख लिया ना, कहना ना मानने का नतीजा, अब भुगत। शैलजा ने सोचा, कब कहा था? चलो कह रही हैं तो कहा ही होगा, रिश्तेदार कभी झूठ बोलते हैं क्या? तुम हितेश से माफ़ी मांग लो, उससे कहो वो तुम्हें एक मौका और दे दे। शैलजा का दिल किया कि इस मौसी का तो यही मर्डर कर दूं। अभी शैलजा उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे सूली पर टांगने के सपने देख ही रही थी कि एक और रिश्तेदार की आवाज़ सुनाई दी। और क्या, अरे मियाँ बीबी में तो ऐसा होता ही रहता है। अगर तू अच्छी रहेगी तो कभी ना कभी तो वो महसूस करेगा ना। हो सकता है अपनी गलती मान कर आ जाए वापस। अरे भाई, शादी तोड़ना इतना आसान कहाँ होता है। शैलजा ने हल्की सी नज़र उठाई। वो हितेश के दूर के ताऊजी थे। शैलजा का दिल उनके बाल नोचने का करने लगा। नोचने का कर ही रही थी, पर देखा कि वो गंजे थे। चल हितेश को बुलाते हैं तो उससे माफ़ी मांग और ये फालतू का झंझट रफा दफा कर। और तू कहेगी तो उससे भी मंगवा देंगे। बात को समझ शैलजा, एक्सीडेंट ऐसे नहीं होते हैं, उसके पीछे कारण होता है। तो इस कारण को ढूंढ जिससे दोबारा कोई कारण ना बने। शैलजा ने तिरछी निगाह से सबको देखा। इन्हें पता है ना कि मैं नहीं, हितेश मुझे तलाक दे रहा है। उसने कागज़ तैयार कराए हैं तलाक के, मैंने नहीं। देख भाई, हमारा हितेश सच में ऐसा नहीं है कि वो तलाक दे, और जब उसने ये कदम उठाया है तो तुझे देखना पड़ेगा कि तू उसे मनाए कैसे। शैलजा ने जब सबकी सुन ली तो हितेश को बुलाया गया कि शैलजा तुमसे कुछ बात करना चाहती है। सबको लग रहा था शैलजा की जिंदगी को उनकी बातों से सही मार्गदर्शन मिल गया है, तो सब खुशियों के सागर में उसकी जिंदगी गोते खाएगी, ऐसा सोच रहे थे। हितेश अपना समय लेकर टहलता सा सामने आया। हितेश का चेहरा थोड़ा परेशान था, शायद सोच रहा था कि अगर शैलजा उसके सामने रोई गिड़गिड़ाई तो वो क्या करेगा। इसीलिए वो कुछ दूरी पर शैलजा को देखे बिना खड़ा हो गया। शैलजा ने हितेश की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ हितेश। ये सुनकर सारे रिश्तेदारों ने एक दूसरे की शक्ल देखी कि चलो हम जीते, हमारा मार्गदर्शन हमारे नहीं तो इसके काम आया। शैलजा ने बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि दोनों बच्चों का स्कूल पास में है, कहीं और शिफ्ट किया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तलाक के पेपर्स पर मैंने साइन कर दिया है, तुम्हारी स्टडी टेबल पर रखी हूँ। हितेश हैरान था कि शैलजा ने कोई रोना धोना नहीं मचाया, न कुछ मांगा, न बेचारी बनी आराम से तलाक के पेपर पे साइन करके रख दिए। सारे रिश्तेदार उस दिन से शैलजा के दुश्मन हो गए थे कि जब तलाक के पेपरों पर साइन कर ही दिया था तो हमें बुलाने की क्या ज़रूरत थी, और फिर इतनी देर से हमारी सुने क्यों जा रही थी। कह देती जो मैंने करना था कर दिया, वो बताने के लिए बुलाया था, समझाने के लिए थोड़ी। किसी एक समझदार ने उनकी बातों में शिरकत करते हुए कहा कि अगर सोचो तो ना शैलजा ने हमें बुलाया था और ना ही उसने हमें अपने वैल्यूबल सुझाव देने को कहे थे। हम तो सुनकर अपने आप ही आ गए थे। सच बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें सुझाव देने का मौका मिले तो हम तो मुर्दे को भी सुझाव देने से चूके नहीं। भाई ऐसे लेट, नहीं 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 नहीं, करवट लेके लेट। ये कहकर वो हंसा और सारे रिश्तेदारों का जत्था उसके पीछे पड़ गया। हितेश मन ही मन बहुत खुश था। वैसे भी 1000 गज के इस मकान की डाउन पेमेंट ही तो उसने की थी, बाकी की सारी किश्तें शैलजा ने ही दी थी, तो कुल मिला के उसका ही ये मकान था। तो हितेश का तो कुछ गया नहीं, क्योंकि ऑफिस से शैलजा ने ही लोन लिया था, इसीलिए मकान भी उसके नाम ही था। तो सारे झंझटों से मुक्ति मिल गई थी हितेश को। वो रात बीत गई थी। अगली सुबह से हितेश का पता नहीं वो सुकून में था या नहीं, पर शैलजा की सुबह में सुकून ही सुकून था। जो सुबह उठकर हितेश के ऑर्डर पर ऑर्डर चलते थे वो शांत थे,
चाय, अभी गर्म पानी, तो अभी ग्रीन टी, अब मेरी शर्ट प्रेस कर दो, अरे खाने में कुछ अच्छा स्पेशल देना। सुबह 5 बजे से जो घर के चक्कर शुरू होते वो रात के 12 बजे तक चलते रहते थे। शैलजा को लगा जैसे अब तो कोई काम ही नहीं बचा। वो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती और आराम से बालकोनी में बैठकर अपने छोटे से गार्डन के पास मूड़ा रखकर चाय पीती। ऑफिस जाती शैलजा अब अपने लिए जीने लगी थी। कोई चिंता नहीं थी अब शैलजा को। उसके घर में और मन में शांति थी। शैलजा कभी किसी कॉमन फैमिली फंक्शन में जाती तो हितेश और अपनी फ्रेंड यानी हितेश की पत्नी को देखकर मुस्कुरा पड़ती और वो दोनों किलस कर रह जाते। शैलजा जानती थी कि उसकी नाजुक मिजाज सहेली को हितेश जैसे अड़ियल बंदे को संभालने में कितनी मुश्किल आ रही होगी। और अब 65 साल की उम्र में फिर कुछ लोग सो कॉल्ड अपने उसे घेरे हुए बैठे थे और शैलजा के फैसले पर उसे समझा रहे थे। शैलजा ने सबको खिलाया पिलाया और अगले दिन अपनी 2 कमरे की बरसाती में शिफ्ट हो गई। शैलजा के दोनों बेटे, एक अमेरिका और एक इंग्लैंड में सेटल हो चुका था। वो भी इस बात से नाराज थे कि माँ ने हमसे पूछा भी नहीं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अकेले ही बेच दी। उन्होंने सोचा भी नहीं कि इस घर में हमारी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। दोनों ने एक लंबी सी मेल शैलजा को अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए लिख दी, पर इस बात का जिक्र कभी कहीं नहीं किया कि शैलजा ने जो अच्छा खासा पैसा भेजा है वो इस नाराज़गी के तहत रखेंगे या वापस भेज देंगे। शैलजा दोनों की मेल पढ़कर मुस्कुराई और अपने बच्चों को उनकी मेल का जवाब लिखने बैठ गई। प्रिय बच्चों, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे उस घर को बेच दिया जिससे तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। तुम्हें याद है कि तुम अपनी इन यादों को देखने, उन्हें संभालने 15 साल में कितनी बार आए हो? मुझे याद है, कुल मिलाकर 3 बार। उसमें से 2 बार ही तुम इस घर में रुके थे जिसे तुम्हें बेचने का दुख है। उन 2 बार में तुम्हारा अधिकतर समय अपने दोस्तों से मिलने में जाता था और उन 30 दिनों में से 22 बार स्लीप ओवर अपने दोस्तों के घर पर ही करते थे। मुझे एक दिन भी याद नहीं आता कि हमने बैठकर पुरानी बातें, तुम्हारा बचपन कभी भी डिस्कस किया हो। याद है तुम्हें हमारी यादों के उस बक्से को हमने लास्ट टाइम कब खोला था, जिसमें मैं तुम्हारी हर चीज़ संभाल कर रख देती थी? याद है तुम्हें, तुमने फुटबॉल को ऐसी किक मारी थी कि फुटबॉल के साथ साथ तुम्हारा जूता भी हवा में कहीं उड़ गया था। बचे हुए एक जूते को मैंने उस याद को याद करने के लिए आज तक संभाल कर रखा हुआ था। तुम्हारी वो गंदी सी टी शर्ट जिस पर तुम्हारे दोस्तों ने काले पीले रंग किए थे, तुम्हारी वो ड्राइंग बुक जिसमें तुमने जो कुछ भी बनाया मेरे लिए वो नायाब था। उन सबको देखकर तुमने बहुत चिढ़कर कहा था, क्या मम्मा, आपने तो अभी तक ये गंदा सा फुटबॉल का जूता संभाल कर रखा हुआ है, क्या करोगे इन सब का? इनको फेंक फांक कर अलग करो। फिर भी मैंने उन यादों को अभी तक संभाल कर रखा हुआ था तुम्हारे बच्चों को दिखाने के लिए। पर खैर, उस घर में किन यादों को संभालने की बातें कर रहे हो मुझे याद नहीं आता। तुम्हारे लिए घर बाबा आदम के ज़माने का घर हो चुका था और मुझे तुम हमेशा यही सलाह देते थे कि माँ, इस घर का रेनोवेशन क्यों नहीं करवा लेती। पता नहीं तुम्हें ये कैसे भ्रम था कि एक सरकारी नौकरी करने वाली माँ के पास इतना पैसा होगा जो इतने बड़े घर का रेनोवेशन करवा ले। मेरी पेंशन तो इस घर के बिल और मेंटेनेंस के लिए ही पूरी नहीं पड़ती थी, तो इस घर का रेनोवेशन कैसे कराती। इसीलिए तो जब भी तुम इंडिया आते तो अपने दोस्तों के घर रहते और आकर अपनी उनकी बढ़ाइयाँ करते। क्या बढ़िया घर है मामा, एकदम 5 स्टार होटल की तरह। मज़ा तो ऐसे घर में रहने में आता है। ये तो बस घर कम अजाब खाना ज़्यादा लगता है। इसे बेच क्यों नहीं देती मामा? कोई दूसरा घर क्यों नहीं ले लेती जहाँ आप आराम से रह सको? मैंने कई बार सोचा कि तुम लोग ये कहोगे, पर तुम लोगों ने कभी नहीं कहा। फिर मैंने ही सोचा कि इस अजाब खाने की चौकीदारी करते करते मैं कहीं मर ही ना जाऊं, तो मैंने एक बार फिर
अपने साथ जीने की सोचें। कुछ साल अपनी ज़िंदगी आराम से अपने छोटे से छत के गार्डन में बैठकर चाय पीना चाहती हूँ। अपने बेड पर बैठकर आराम से किताबें पढ़ना चाहती हूँ। अपनी छोटी सी किचन में अपनी पसंद का खाना बनाकर खाना चाहती हूँ। मैं अब आराम चाहती हूँ और मैं आज आराम से ही हूँ, अपनी इस 2 कमरों की बरसाती में, जहाँ तुम मुझे जहाँ मुझे रात को रोज़ भयानक सा सपना तो आता है कि मैं एक के बाद एक कमरा साफ करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि काम वाली ने इतने कम पैसों में काम करने से मना कर दिया है। पूरे दालान और पौधों की देखभाल करते करते मैं औंधी हो गई हूँ, पर जब आँख खुलती है कि मैं अपनी इस 2 कमरों की छोटी सी बरसाती में हूँ तो सुकून मिलता है। पूरी ज़िंदगी में पहली बार मैं इस घर में बिना चिंता के सोकर उठी, क्योंकि मुझे ना सफाई की टेंशन थी और ना इस बात की चिंता कि काम वाली नहीं आई तो क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब ये घर मेरे हिसाब से इतना है कि मैं अकेले इसकी देखभाल कर सकती हूँ। छोटे छोटे प्यारे से गमलों में लगे पौधे, प्यारी सी हर आरामदायक कम सामान की मेरी किचन, मेरी किताबें और मेरा आरामदायक बेड और बाथरूम देखोगे एकदम 5 स्टार होटल जैसा है। मेरी इस 2 कमरों की बरसाती में मेरे सुख की हर एक चीज़ है। ड्राइंग रूम भी इतना सुंदर है कि मैं इसे अपना ड्रीम हाउस कहूँ तो गलत नहीं होगा। एक बात बताऊँ बच्चों, मुझे लगा कि कोई भी इंसान जब तक अपने सुख के बारे में नहीं सोचता तो उसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। मैंने भी कभी नहीं सोचा और यही सोचती रही कि अगर इस घर को मैंने बेचा तो तुम दोनों क्या कहोगे, लोग क्या कहेंगे। पर इस घर को संभालते संभालते मैं औंधी हो चुकी थी और जब मन में ख्याल आया कि मैं इसी घर में एक दिन मर गई तो जब तक मेरे शरीर में बदबू नहीं आनी शुरू होगी तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई लाश पड़ी सड़ रही है। बस उसी दिन मैंने इसे बेचने की सोच ली। अगर इस घर की यादों का बोझ तुम लोगों पर भी ज़रा सा होता तो शायद मैं ये कदम ना उठाती, पर ये यादें मेरे दिल, दिमाग और आर्थिक हालत को बदतर करती जा रही हैं। मैंने इन यादों को उस बक्से से, उन दीवारों से, उस आंगन से, उस पेड़ से, उस झूले से निकाल कर अपने जहन में रख लिया है और घर बेच दिया है। और मुझे लगता है कि वो पैसा जो तुम लोगों को मैंने भेजा है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, और जो पैसा मेरे पास है वो मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास ही तो जाना है। मेरा तो गुजारा सिर्फ उसके इंटरेस्ट से हो जाता है। जानते हो बच्चों, उम्र के साथ साथ अपने मोह माया और सामान को जितना कम कर सको कर देना चाहिए। ईश्वर ने भी इस शरीर को इसी तरह बनाया है। जब बच्चे से बड़े होते हैं तो वो दांत, बोलने की शक्ति, एनर्जी, दिमाग, सब चीज़ें बढ़ाता जाता है और जैसे जैसे उम्र घटने लगती है तो ईश्वर सारी चीज़ें गिराने लगता है। दांत, बाल, शरीर, ये इशारा होता है कि अब सामान समेट लो भाई, अब जाने का वक्त आ गया है। तो किस बात के मोह के साथ हम इतने बड़े घर संभाले रहते हैं और बुढ़ापे की दहलीज पर इतने बड़े घरों के चौकीदार बनकर रह जाते हैं और एक दिन अखबारों की सुर्खियों में अपनी लाश को पाते हैं और लोग ऐसे बूढ़ों पर तरस खाकर उनकी संतानों को गालियां देते हैं। पर मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा मौका ही किसी को नहीं दिया। मैं आज अपने घर का एक एक लम्हा जी रही हूँ बिना किसी चिंता के, परेशानी के। हाँ, तुम लोग कभी इंडिया आओ तो मेरे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। छोटा है पर 5 स्टार से कम नहीं। तुम्हारी माँ। इस कहानी में एक छोटा मोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए, उन बुज़ुर्ग पेरेंट्स के लिए जो घर संभालते संभालते औंधे हो जाते हैं और एक दिन गुज़र जाते हैं, पर वो इतने बड़े बड़े घरों का कुछ नहीं कर पाते। हो सकता है कि ये सजेशन किसी और को पसंद ना आए, पर ये मुझे लगा कि ऐसा लोगों को करना चाहिए, अपना जीना शुरू कर देना चाहिए। आप बताइएगा कि मेरी राय ठीक है
या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सजेशन पे काम ही करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कहानी है, आप उसे कहानी की तरह लें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।